जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हमें देखना है प्रैक्टिस सेट मैथ्स का, है ना। तो प्रैक्टिस सेट अभी हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। डेली अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिनके माध्यम से हम क्वेश्चनों को स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, कि हमारी कॉन्सेप्ट में स्पीड कैसे इंक्रीज हो और हम क्वेश्चनों को कैसे फटाफट कर सकें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए क्या है इसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट, कभी नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक अपने वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो मैं अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एक चीज को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा है 20 और क्या 25 और क्या लिखा है 15, या 15 या 20 कुछ भी लिखा है, मान लो 20 लिख दिया, मान लो, या 15 लिख दिया, ठीक है। जब हम इसमें से किसी संख्या का डिवाइड करते हैं, जब हम इस संख्या में किसी संख्या का डिवाइड करते हैं तो वो एचसीएफ होती है। एचसीएफ संख्या से ही हम डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक से भाग देंगे तो दोनों में जाएंगे, तो क्या आप एक से भाग देते बैठे रहेंगे? नहीं देंगे। दो से ट्राई करेंगे, तीन से ट्राई करेंगे, चार से ट्राई करेंगे, चार से एक में जाएगा लेकिन दूसरे में नहीं जाएगा। पांच में आते तो पांच से पचम 25 और पांच चौके 20, ठीक है। जब आप पांच से भाग देते हैं तो दोनों में चला जाता है, तो पांच क्या कहलाया इन दोनों का? एचसीएफ कहलाया ना। एचसीएफ है पांच, तभी तो दोनों संख्या में बराबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या में बराबर तरीके से भाग चला जाए, ये एचसीएफ की परिभाषा बोलती है, ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बोलता है। सेम क्वेश्चन कि आपको क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि महत्तम समावर्तक 12 है, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, एचसीएफ। यदि एचसीएफ हमको कितना दे दिया है, इसने 12 दे दिया है, ठीक है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता। तो लघुत्तम समावर्तक वह संख्या नहीं हो सकती जिस लघुत्तम समावर्तक में एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। लघुत्तम समावर्तक में एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाएगा, मतलब इस ये संख्या से ये संख्या डिविजिबल होगी, हर हाल में भाग जाएगा। इस संख्या का इस संख्या में भाग जाएगा, हर हाल में जाएगा इस कंडीशन में, ओके। तो जिस संख्या का भाग नहीं जा रहा है समझ लो वह नहीं है। तो 74, 12 सत्ते 12 दूनी 24 इसमें जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 जा रहा है, 12 चौको 48 जा रहा है, 74 में नहीं जा रहा है, इसलिए 74 आएगा। 74 इसका करेक्ट आंसर होगा कि 74 में इसका भाग नहीं जा रहा है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था, इतना सा जो बताना था। अब इसके अलावा तो आप सभी क्वेश्चन बिना देखे ही कर देंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को तो आप बिना ही देखे कर देंगे। इसमें 13 का भाग दे के देख लेंगे, 13 पना 65, 13 छिंग 78, 13 चौको 52, 13 पना 35 छिंग 78, 13 सत्ते 91, और इसमें नहीं जाएगा, मतलब ये सही आंसर होगा। इसमें हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट कर रहे क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा, ये इससे डिविजिबल होगी, हर हाल में होगी, ठीक है। तो इसके अलावा जब आप क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन को करते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुने के बराबर है। मतलब कोई संख्या, दो संख्याओं का योग, मान लो ए है ना प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए हमने दो पार्ट में सवाल सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 गुना हो गया। और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो एक पार्ट में हमने इसको जोड़ा, ठीक है, और एक पार्ट में हमने इसको क्या किया है? घटाया है ना। एक पार्ट में हमने जोड़ा और एक पार्ट में क्या किया है? घटाया है। अब इसमें से जो भी आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा? तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी क्या? 10, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा? जो 2a बराबर हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, ओके।
अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो 8, तो 2 की वैल्यू का है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 4। तो ये ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, सेम मेथड के क्वेश्चन हम आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आप किसी न किसी से आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो ये आपका सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये रहेगा कि आपको सवाल याद नहीं करने। मैथ्स में कभी सवाल याद नहीं, ये जी के जीए का पोर्शन नहीं है कि आपने रट लिया पढ़ लिया और चले गए, नहीं, इसमें सेम कॉन्सेप्ट से इसके सवाल की भाषा बदल देंगे कि इन संख्याओं में ए में अगर ए जोड़ 1 जोड़ दें या बी में 2 जोड़ दें तो इसके बाद इन संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तो आपके सवाल की परिभाषा और दिशा नक्श सब चेंज हो जाएगा सर, है ना। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें और इस बात को आप एक बार आप अपने तरफ से कंफर्म कर लें कि इन क्वेश्चनों को आप कम से कम करने से पहले एक बार डिस्कस कर लें कि हाँ ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 12 गुने के बराबर है। यदि संख्या का अनुपात कितना है, तो संख्याओं का अनुपात कितना है। अब इसको भी दो पार्ट में कर लीजिए, एक में a प्लस बी इज इक्व टू 12 है और a माइनस बी इज इक्व टू 1। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं, a प्लस बी इज इक्व टू 12 और a माइनस बी इज इक्व टू 1। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a इज इक्व टू क्या हो जाएगा 13, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b इज इक्व टू क्या हो जाएगा 11। अब बटे में दोनों संख्या रहेंगी तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब बटे में संख्या है तो 13:11 आ जाएगा, तो 13:11 इसका आंसर होगा। भाई साहब कैसे कटेगा वो देख लीजिए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2, है ना। जब हम इनको डिवीजन में करेंगे तो क्या हो जाए 13/2 मल्टीप्लाई 2/11, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13/11 आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, दैट इज योर आंसर। तो भाई साहब आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करना है और आपने अपना टाइम घटाना है। क्वेश्चन को करते समय आपको अपना टाइम कम करना है, आपको अपने टाइम की बचत करनी है। इसके लिए मैं आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नहीं तो इसको नॉर्मल मेथड से करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं इन क्वेश्चनों को जब आप करें तो आपका टाइम मिनिमम खर्च हो, बिल्कुल मिनिमम, कम से कम, जितना कम से कम हो सके। अब आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, एक तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इसमें दो चीज है, नंबर सिस्टम भी कवर कर रहा है आपसे और क्वेश्चन भी कवर कर रहा है ना। तो अब तो आपको कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू, इस वैल्यूएशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना, क्या आएगा 2, ठीक है, आया 2 -2, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 4/5 -5 का 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 से ये -2 हो गया, तो -2 ये हो गया। अब दो चीज हो गई, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड में 2 है, ये यहां से काट दो, 2 से 2 कैंसिल, 5 तिया 15 -4, तो ये हो गया -20 डिवाइडेड बाय 19, 20/19। आपने
क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। और जब आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आपको इस बात की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमने इसको इसलिए काटा क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख लिया है। अगर वो लिखा रहेगा तो दिक्कत ये होगी ना आपको कि अच्छा इसको काटते नहीं, इसको ऐसा कर देते हैं, है ना। अगर वो लिखा रहेगा तो आपको कहीं गलत फहमी ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। हमेशा क्वेश्चन को करते समय इस बात की गंभीरता पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में साइन किस बात के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बोर्डमॉस का नियम जो पढ़ाया उसको भी आपको पालन करना है ना। और ऊपर से हायरार्की फॉलो करते हुए ही आप नीचे की तरफ आएंगे। सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन देखिए 10 है, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। -15 है, -15 डिवाइडेड बाय तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 क्या हो जाएगा 15, है ना। और 5 चौके क्या हो गए, ये ऑफ है, 5 चौके क्या हो गए 20। अब इन दोनों के बीच में माइनस साइन है। अब 10 दूनी 20, ये भी 20, तो अब 20 से 20 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा। नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी संख्या आ जाए, कोई मतलब है क्या, कोई मतलब है नहीं भाई। नीचे कुछ भी संख्या आ जाए, हमें तो सवाल के आंसर से मतलब ना, हमें हायरार्की फॉलो वहां तक करनी जहां तक हमें विजुअलिटी है, जहां हमें दिखने लगे कि हाँ हमारा आंसर दिख रहा है, वहां से अपने को क्विट कर लेना है, तुरंत दूर खड़े हो जाना है। इसलिए क्योंकि हमें पता है ना कि हमें कहां तक क्वेश्चन को फॉलो करना है, कहां तक उसमें आंसरिंग देखना है। जहां से हमें आंसर देखना शुरू होगा हम वहां से अपने आप को अलग कर लेंगे, और क्या है ना। तो क्वेश्चन को जब सॉर्ट आउट कर रहे हो आप तो इस बात की गंभीरता को समझिएगा। क्वेश्चन में जब भी करें तो क्वेश्चन की गंभीरता को लेकर करें। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है, बहुत अच्छी क्वेश्चनों में से एक है। और इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो ये क्वेश्चन देखने में तो आपको इजीली आप देख लें कि बहुत आसान लग रहा है। इसमें स्टेप स्टेप को हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको कि कितने स्टेप्स चल रहा है या कितने स्टेप तक ये क्वेश्चन गया है और क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टेप ये देखा, एक स्टेप ये देखा, एक स्टेप ये देखा, एक स्टेप ये देखा। अब ये स्टेप कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। मतलब 100 से पहले 96 भी है इसमें, मतलब 96 या 94 है, 94 है, ठीक है। अब हमने ये स्टेप देखा और सबके बीच में साइन किस चीज का देख रहे हैं, हम प्लस का देख रहे हैं। तो हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो देख के आंसर देंगे आप, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का, 6 का, 6 का, 6 का। तो ये कहां तक है, 100 तक। तो 100 के, अब हमें पता है 100, तो ये कहां तक -6 कहां तक आएगा, -6 -6 100 के अंदर तक आएगा। 100 के 94 96 के बीच में भी तो डिफरेंस 6 ही आएगा, क्योंकि सब में 6 मेंटेन डिफरेंस 6 का किए। या तो आप 6 6 6 6 6 -6 जोड़ लो, या तो 50 में -6 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। तो -6 का हमने मल्टीप्लाई करना सरल पड़ेगा ना। तो 6 पंजे 30, वो भी काय के माइनस के, यही तो आंसर है और यही तो पूछा। और क्या पूछा है इसने, चाहे 6 को 50 बार -6 को आप जोड़ दो, और चाहे आप -6 का मल्टीप्लीकेशन 500 में 50 में कर दो, सेम आंसर है ना। तो चॉइस इज योर, आपको कैसे करना है, कैसे आपको सवाल सॉर्ट आउट करना है वो आप देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, सेम सेम मेथड, बस देख लीजिए। -7 कितने का डिफरेंस फॉलो कर रहा, -7 -7, सारे -7 को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। -7 मल्टीप्लाई बाय 50, 7 पन्ना 35,
वो भी काय के, माइनस के। तो 7 पन्ना 35, है ना, 90 तक गया है, 90 तक गया है, तो 7 पन्ना 35, तो 90 तक गया है, तो 90 के आधे क्या 45, 90 के आधे 45। तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल की लाई 3, 7 चौको 28, 29 30 31, 315 माइनस, वो भी माइनस में है आंसर। इसमें आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने पता है कि आपको कौन सी हायरार्की कौन सी मेथड में फॉलो करनी है, बस उसको फॉलो करते जाइए, क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई नई चीज नहीं है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसी कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं कि जो आपको परेशान कर देने वाली हो, जो आपको ना समझ में आने वाली हो, है ना। क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में शामिल नहीं किए थे और अभी तक इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपने वीडियो में, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपकी क्लास में, जिसमें ये सारे के सारे आपके पास कॉन्सेप्ट हों कि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाए तो आपको परेशानी ना हो। सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, आप इस कॉन्सेप्ट में फंसेंगे, इस क्वेश्चन में आप जरूर फंसेंगे, इस टाइप के मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, फिर भी यदि आपने बेसिक से नहीं पढ़ा है तो आप इसमें फंसेंगे। देखिएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 64 अंक प्राप्त किया, फिर भी वह 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अब इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे आप बनाएंगे, इसमें कोई अगर कर सकता है तो करके बता दे, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं। क्या है कि क्वेश्चन को जब घुमाया जाता है तो देखिए, एक परीक्षा में छात्र 64 अंक प्राप्त किए, मतलब उसको परीक्षा में 64 नंबर मिल गए हैं, 64 नंबर उसको क्या है मिल गए हैं। अब वो 64 नंबर मिले हैं और उसको कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए, 40% चाहिए, 40% चाहिए उसको, ठीक है, पास होने के लिए, और वो 20% अंकों से फेल है, 20% अंकों से फेल है, 20% अंकों से फेल है, मतलब 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का 20% हो जाएगा 8। मतलब अगर उसको 8% अंक और मिल गए होते, अगर उसको 8% नंबर और मिल गए होते तो वो 40% अंक के बराबर होते और वो पास हो जाता, होता नहीं होता। लेकिन उसको क्या है 8% नंबर कम मिले, इसके कारण उसको क्या दिक्कत आन पड़ी है, 40% कवर नहीं हुए उसके परसेंट और वो 8% अंकों से फेल हो गया है। तो हम देखते हैं 64 कितने के बराबर हो जाएगा, 32 के। 64 कितने परसेंटेज के बराबर हो गया, 32% के, 8 स्ट्राइक ट्रांसफर हुआ। तो 100% के बराबर क्या होगा, 100% के बराबर होगा x। हमने ये मेथड आपको बता रखी, कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो 32 दूनी 64 कर दो, 100 का 200, कई लोगों का 360 आंसर आ रहा था, वो गलत है। क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट। देखिए कहीं वही बात है, आपने सवाल को एक परीक्षा में एक छात्रा ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर वह किए गए और फिर 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। जब 20% अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ तो आप ये समझिए ना कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो परीक्षा में, तो अब 40% और 20% इन दोनों का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है, और हमें यही 40 देगा कि हाँ कितने प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि पासिंग वैल्यू और बेस वैल्यू तो यही लेके चलनी पड़ेगी ना अपने को, 40 बेस वैल्यू आपको यही लेनी पड़ेगी फाइनल। सेम क्वेश्चन,
162 नंबर मिले, ये तो मिले ही गए। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 60% चाहिए। 10% अंकों से वो क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण। यदि उसको ये 10% नंबर मिल जाते, मतलब 6% उसको मिल जाते, तो बात बन गई थी उसकी कि नहीं बनी थी? बन गई थी भाई साहब, वो तो लड़का पास था, बट इनने कलंक का कर दिया कि उसको 6% नंबर कम दिए, है ना। जैसे अपन बोलते 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ठीक है, 162 इज इक्व टू 54, तो 100 इज इक्व टू वॉट? एक्स। कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। 3 टाइम में कटेगा, 300 इसका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30। हमेशा वैल्यू, बेस वैल्यू यहां से डिसाइड होगी, कहां से? 60 से। हमेशा सेकंड टाइम से। भाई इसी के चलते तो 10% का फर्क पड़ रहा है। 60% को 10% कितना होगा? इतने, इतने की बराबर इतनी वैल्यू है। मतलब इतने प्रतिशत, 6% अगर उसको कम है तो 54% के बराबर की वैल्यू हुई ना। 162 कितने परसेंटेज के बराबर हो गए? 54% के बराबर, क्योंकि मिले कम है 6%। अगर 6% नंबर मिल गए होते तो 60 के बराबर हो जाते। या तो 6 उसमें से घटा दो परसेंटेज में, या तो इसमें जोड़ लो, तो बात तो सेम है। अरे बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। इसमें दो चीज कवर की है उसने, इसमें दो चीज कवर की है उसने। इसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कवर किया है इसने, कि उसमें से आपसे दो चीज चेक हो जाएंगी इसमें आपकी, आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है कि नहीं आता है, और फिर सवाल को सॉल्व करने की प्रक्रिया, है ना। अब हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था पी क्यू का रेशियो दे दिया है और आर। सबसे पहले हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो हमें क्या बताया गया है? 1:2 और 3:2। हमने आपको एन मेथड बताई है, यू यू यू, ठीक है। 3 एकम 3 रेशियो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। सवाल आगे पढ़ो। पी क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, पी की भी आ गई वैल्यू, आर की भी वैल्यू, क्यू की भी आ गई, आर की भी आ गई, ठीक है। पी की आय 1/3। देखिए जब स्थिति कैसी रहे, पी क्यू और क्यू आर ऐसे स्थिति में रहे, तब आपको ये मेथड काम आएगी। यदि इसने पलट के लिख दिया, आर पहले लिख दिया, क्यू बाद में लिखा है, तो फिर आप पलट के लिखेंगे क्यू, क्यू को क्यू के नीचे और आर को। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये आर है ना। मतलब क्यू को क्यू के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आर अगर इधर है तो फिर इसको पलट के लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये मेथड तब काम करेगी। यदि पी की आय 1/3, पी की आय 1/3 कर लो भाई, पी की आय 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, नहीं तो आपको शंका हो। यदि पी की आय 1/3 भाग आर की आय के आधे, आर की आय का आधा मतलब 1/2, तो 3 से ये कट गया तो 1 आया, है ना, और 2 दूनी 4, तो इन 2 आया, है ना। इन दोनों के आर के आधे से कम है। कितना कम है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 1 के बराबर कितना है? 4 4 00, है ना। तो क्यू की आय कितनी है? 6 के बराबर क्या होगा? x होगा। निकाल दो, x से कम x, 6 चौको 24 और 2 26, ये हो गए 26,400। वे नहीं हुए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप डिफरेंस मालूम है तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। देखिए मैं आपकी स्पीड कम कराने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी स्पीड कम हो जाए आपकी। 2:5, 3:2, एन मेथड, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, पी क्यू आर। क्या बोला है? पी की आय का 1/3, 1/3 कर लो, है ना।
आय और आर की आय का आधा, इन दोनों 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के डिफरेंस 3 है। 3 है तो 3 किसने के बराबर है, 3000 के बराबर है। तो x बराबर ये आ गया है ना। अब इसका 100% इज इक्वल टू वॉट, 100% आधा है तो क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू मतलब 15, 15% के 1 के बराबर जे है तो 15 के बराबर कितना होगा x, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 15,000 आपका ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या r है, एक है बाह्य त्रिज्या समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, h इज इक्वल टू 3r/2। हाँ, ये आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या होगी या आंतरिक त्रिज्या, इसको देख लीजिएगा एक बारी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या में अंतर है ना। परित्रिज्या ये परित्रिज्या है, परित्रिज्या, परित्रिज्या का सूत्र है, आंतरिक त्रिज्या का सूत्र है। आंतरिक त्रिज्या का सूत्र क्या है, आंतरिक त्रिज्या का सूत्र है h इज इक्वल टू 3r, h इज इक्वल टू 3r, ये आंतरिक त्रिज्या का सूत्र है। पैरामीटर इसका क्या होता है 3a, पैरामीटर इसका क्या होगा 3a। इसका क्षेत्रफल क्या होगा अंडर एरिया ऑफ समचतुर्भुज अंडर रूट ए की घात अंडर रूट 3 की घात 4a² है ना। तो इसके सारे सूत्र मैंने लिखा दिए आपको, पैरामीटर बता दिया है, एरिया बता दिया है, परित्रिज्या बता दिया, आंतरिक त्रिज्या बता दिया। दोनों से में से आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपने देख लेना है क्वेश्चन के हिसाब से। इसने परित्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, परित्रिज्या दी है तो परित्रिज्या इसने बोल के दी है, इसलिए परित्रिज्या का फॉर्मूला लगेगा 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट 3r डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो परित्रिज्या, जब परित्रिज्या निकालनी है परित्रिज्या, तो परित्रिज्या का फॉर्मूला h बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 सत्ते 14 7 या 21, h की वैल्यू 21 आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे परित्रिज्या का। सेम क्वेश्चन है, परित्रिज्या का फॉर्मूला h इज इक्वल टू r3 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो h की वैल्यू r मतलब कि 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई परित्रिज्या, परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या था 3r है ना, r3 या 3r सेम है, डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18 9 तिया 27 27 इज द करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन को आपने रिवाइज करना है, क्वेश्चनों को आपने एक बार करके नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करते रहना है और अपनी स्पीड को जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन एक ही मेथड के कई क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ही मेथड में जब आपको हमने इतने सूत्र लिखवा दिए हैं और ये सूत्र कहीं ना कहीं आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ये सूत्र कहीं ना कहीं आपको मैं प्रैक्टिस में ही रटा दूंगा या प्रैक्टिस में ही याद करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि 5 से 6 डेली क्लास में आना है और क्लास में बने रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको क्या करना है, बस आपको क्लास में आना है डेली 5 से 6 और 5 से 6 आके मेरी क्लास में बैठना है। प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। इसके बाद आप अगर कंटिन्यूअसली मेरी क्लास में कम से कम बने रहते हैं तो आपका इतना तो भला हो ही जाएगा और कर जाऊंगा। ये बताइए मैं एक ही मेथड के 2 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, मेरे को शौक नहीं लगा है, बट
इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जी हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए मैं एक ही मेथड के 2 क्वेश्चन लेके आता हूं, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड का है, तो इसको परित्रिज्या, यदि आंतरिक त्रिज्या बोली जाती है तो उसका फॉर्मूला अलग है और परित्रिज्या का फॉर्मूला अलग है। इंग्लिश वाले ये देख लें, ठीक है। करिकुलम रेडियस सेम क्वेश्चन है जैसी पहले वाला कराया था, इसमें बहुत कम सेकंड लगना चाहिए आपके, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोल दिया है। ये क्वेश्चन सेम है, 4/5, 4:5 या 3:4। अब इसको ऐसे सॉल्व करो तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 5 चौको 20, है ना। 5 से काटो, क्या किसी से नहीं काटो, 3 से भी काटो, नहीं कहो। पी क्यू और आर हो गए, है ना। पी की आय का 1/3 तो ये हो गया 4, है ना। और आर की आय का आधा हो गया कितना, 10। दोनों के बीच डिफरेंस 6, 6 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो क्यू की आय क्या होगी, क्यू की आय कितनी है, क्यू की आय कितनी है, तो क्यू की आय है 15, कितनी होगी, एक्स होगी। 6 चौके 24, 400, 15 चौको 60 और ये 2 शून्य और ये, तो 6000 के समथिंग इसकी वैल्यू होगी। तो 6000 के समथिंग इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन कराने का प्रोसीजर मेरा सेम यही है और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं या करवाऊं। बट इसमें हमें सपोर्ट आपका ही चाहिए होगा कि आप हमें सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि मैं अपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी से नहीं समझा पाऊंगा, है ना। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा क्लास में बने रहेंगे, तो इसमें आपका भला ये होने वाला है कि आपको डेटा भी पर्याप्त टाइम से मिल जाया करेगा। ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी टाइम से मैं भिजवा दिया करूंगा। यदि डेली आप हमें सपोर्ट करते तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली 5 से 6 इसी क्लास में प्रैक्टिस के लिए आरआरबी रेलवे के ऑल एग्जामों की डेली हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। आपने आंसरिंग की, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप डेली क्लास में 5 से 6 बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद।